हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर सफलता सीरीज का 11th लेक्चर होने वाला है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाला है, इसलिए पूरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैं आपको सफलता सीरीज के अंतर्गत 10 लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुका हूं। उन 10 लेक्चर्स को मिला करके टोटल मैंने आपको 100 MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। वो सभी के सभी क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के थे। आशा करते हैं कि आप लोगों ने सभी के सभी लेक्चर्स को देखा होगा और सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया होगा। नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस चैप्टर के MCQ हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, उस चैप्टर का नाम है वक्रों के चापों की लंबाई, लेंथ्स ऑफ आर्क्स ऑफ द कर्व। ठीक है, ये चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं डिटेल में। अगर कोई डिटेल में इसको पढ़ना चाहता है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम इसके MCQ डिस्कस करेंगे और आपको हम सिंपल सा अभी हल्का सा इसके बारे में बताने भी चल रहे हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, पूरी बात को सुनिए, कहीं इसकी लेक्चर मत करिएगा। ठीक है, आप ही मेरा उत्साहवर्धन है। आपको लेक्चर्स अभी तक फ्री में प्रोवाइड हो रहे हैं। आप लोगों को बस इतना करना है कि लेक्चर को अच्छे से देखना है और अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, बस। देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं इंटीग्रेशन, अभी दोपहर में हमने एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने कहा था कि भाई जिसको इंटीग्रेशन अर्थात जिसका समाकलन जो है वो प्रिपेयर नहीं है, वो लोग प्रिपेयर कर लें, क्योंकि बिना समाकलन प्रिपेयर किए आगे का काम नहीं हो पाएगा। तो वक्रों के चाप की लंबाई, चाप क्या होता है? जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल का एक टुकड़ा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। तो ये जो सर्कल है ये क्या है? एक वक्र है, एक कर्व है। एक क्या है बच्चों? कर्व है। अब जैसे मान लो इस सर्कल का पेरीमीटर हमें निकालना हो या इसका एक आर्क निकालना हो, एक चाप निकालना हो, तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से इसके एक चाप की लंबाई कैसे ज्ञात कर पाएंगे, ये हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक है, 3 छोटे छोटे फार्मूले, 3 क्या वो जान लीजिए, एक ही फार्मूला है। अभी मैं आपको रिमाइंड भी करा रहा हूँ और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको फार्मूला पता है, विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा, आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे और आपका एक क्वेश्चन तुरंत सही हो जाएगा। लेकिन लेक्चर पूरा देख लीजिए, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये कोई बच्चों वक्र है। अब इस वक्र पर कोई पॉइंट A हो गया, कोई पॉइंट B हो गया। इस वक्र AB के बीच की जो लेंथ है वो क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क है, जिसको हम लोग चाप कहते हैं। तो इसकी लेंथ को फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए हम आपको समझाते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके 3 फार्मूले आते हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, आप उसको समझिएगा। पहला जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको सिखाया गया था, आई होप आपको याद होगा, कि जब y = fx हमारा कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये? वही वक्र कोई किसी कर्व का, वो सर्कल का भी हो सकता है, वो इलिप्स का भी हो सकता है, वो पैराबोला हो सकता है, वो कुछ भी, कोई भी वक्र हो सकता है, डजंट मैटर, वो दिया रहेगा वहाँ पर। तो अगर हमें 2 कोटियाँ हैं या 2 वैल्यू हैं, x = a एंड x = b, इनके बीच में जो लेंथ पड़ती है, उस लेंथ को अगर हमें निकालना, उस चाप की अगर हमें लंबाई निकालनी है, तो उसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप लोगों को फार्मूला सिखाया गया था। याद होगा आप लोगों को, मैंने फिगर के माध्यम से भी समझाया था, एक बार फिर से बताऊंगा, ध्यान समझते चलिएगा। पूरा लेक्चर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक ऐसे ओरल सा हल्का सा फिगर बना लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास कोई कर्व है, ये y = fx है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, y = क्या है? fx है। यहाँ पर जो है हमारे पास कोई पॉइंट है x = a और एक दूसरा पॉइंट है x = b। अब यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है आर्क ऑफ AB जो है, इसकी लेंथ हमें आर्क की क्या करनी है डियर स्टूडेंट्स? फाइंड करनी है। तो इस AB को निकालने का जो फार्मूला आपको बताया गया था, इसको वो लिमिट A to B था, याद करिए, लिमिट A to B था
अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था और डी एक्स था। ये आपको तरीका वहाँ पर डियर स्टूडेंट सिखाया गया था, आई होप आपको याद होगा। चाप की लंबाई को एस से डिनोट करने के लिए भी वहाँ पर दिखाया गया था। तो हम लोग क्या करते थे, पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते थे, उसका स्क्वायर करते थे, फिर उसको लिमिट ए से बी टू ले करके उसको हम लोग इंटीग्रेट करते थे और वहाँ पर हमें उसका सोल्यूशन मिलता था। ये तो तब था कि जब y x का फंक्शन हुआ करता था, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिया गया, मीन्स जब y की वैल्यू x के टर्म में दी गई हो, जब y x का फंक्शन हो तब। सेकेंड कंडीशन में आपको बताया गया था कि जैसे x इज इक्वल टू एफ वाई टाइप का फंक्शन आ जाए, तो यहाँ y की वैल्यू गिवन होगी, y इक्वल टू ए गिवन है, y इक्वल टू बी गिवन है, जैसे बुक में सी और डी दिया है, तो कोई मतलब उससे नहीं है। उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जब फिगर बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, इस तरीके से y एक्सिस पे बनेगा। हमारे जो दो पॉइंट होंगे वो y इक्वल टू ए होंगे और y इक्वल टू बी हमारे जो है बच्चों यहाँ पर होगा। तो ये सपोज करिए कि ये आर्क है ए बी, इस आर्क ए बी की लेंथ हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि ए बी की जो लेंथ होगी इस आर्क की, उसको निकालने का तरीका वही होगा, लिमिट ए टू बी होगा, और यहाँ 1 प्लस जो डी वाई बाई डी एक्स था वो डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर डी वाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सब y का फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा और इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा। यही दो फार्मूले मेन हैं, यही दो मेन फार्मूले हैं। अगर ये दो मेन फार्मूले आपको लर्न हैं तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर एक पैरामेट्रिक फॉर्म भी आता है। पैरामेट्रिक फॉर्म इन द सेंस आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ा है, बात को सुनते चलिए। अभी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेक्चर को बिना कंप्लीट देखे अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, तो वहां पर आपको बताया गया था ना कि जब x किसी तीसरे का फंक्शन हो, y किसी तीसरे का फंक्शन हो, मीन्स जब x और y की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में दी गई होती है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे करते हैं, इसको आप लोग नोट करिएगा फार्मूला। बाकी अगर इसको ज़्यादा डिटेल में आपको सीखना होगा ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिलेगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। मैं एक बार इसको रिकॉल करा दे रहा हूं। इसको रिकॉल करने के साथ साथ आज मैं 2-4 क्वेश्चन जो हो पाएगा एमसीक्यू का इसमें सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद फिर और भी क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगला ये है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे पास वक्र दिए गए हो, दो वक्र दे दिया जाए, एक y इक्वल टू सपोज करिए एफ टी दे दिया गया और x इज इक्वल टू फाई टी दे दिया गया, ठीक है। मीन्स यहाँ x और y जो हैं वो किसी तीसरे वेरिएबल के जो हैं क्या हैं, वो फंक्शन है। तो यहाँ पर t की वैल्यू गिवन होगी, t इक्वल टू ए गिवन है और t इक्वल टू बी गिवन है, ये दो पॉइंट हमें गिवन है। तो इस सिचुएशन में जो लेंथ ऑफ द आर्क होगा, आर्क की जो लेंथ होगी वो कैसे निकलेगी, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो लिमिट होगी वो सेम होगी, a टू b हमारी क्या होगी, लिमिट होगी जो थी। यहाँ पे रूट ओवर, ध्यान रखिए, एक बार x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, एक बार y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। मीन्स एक बार dx बाई dt का होल स्क्वायर लिखा जाएगा और प्लस में एक बार डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर dy बाई dt का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, और बाद में जो वैल्यू आएगी उसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों के दोनों किसके फंक्शन हैं, t के फंक्शन हैं, ठीक है। तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहा जाता है। तो इस केस में हम लोग ये यूज करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, याद करना भी आसान है। अगर कोई x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होगा, फंक्शन y का है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होगा। अगर फंक्शन जो है वो t का है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा। ये बड़ी ही सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, अब ये तो था कंसेप्ट। अब अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता है, नो डाउट आप लोग आराम से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन से आप लोगों को शुरुआत करके दिखाता हूं और उसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूं। थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन यह है कि कंसेप्ट आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों आपको अपना कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता है, इंटीग्रेशन करना आपको आता है, डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में से कुछ भी नहीं आता है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। चैनल पे मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, आप जाकर के वहां चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा,
पहला क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन होंगे इसके, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर x लिखा हुआ है प्लस e टू दी पावर बच्चों माइनस x लिखा हुआ है, ठीक है। कि ध्यान दो कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1, ठीक है, के बीच की लंबाई होगी, के बीच की लंबाई होगी, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। चलिए मैथ्स में बिना सॉल्व किए वैसे भी नहीं आता है। आइए ऑप्शन लिख लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। ए ऑप्शन, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लगेगा। ए ऑप्शन जो है 1/2 है इंटू 1/e है, माइनस में 1 है। बी ऑप्शन जो है वो 1/2 है और उसके बाद e माइनस 1/e है, e माइनस 1/e है। और सी ऑप्शन जो है वो e है। डी ऑप्शन जो है बच्चों वो 1/e है। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा रिजल्ट। बहुत ही सिंपल सी बात है कि s को निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, लिमिट a टू b है √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर है और फिर इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आप कह सकते हैं कि सिंस y की जो वैल्यू है 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हमें बच्चों गिवन है। अब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो dy/dx की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, समझते चलना। 1/2 बाहर आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x होगा। सबको पता है ये इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें dy/dx का होल स्क्वायर चाहिए क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे लिखेंगे इसको बच्चों, हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। और जब -2 ये भी करोगे तो 2 इंटू ई की पावर x होगा इंटू ई की पावर माइनस x होगा। ओके ना, समझ आ रहा है। सॉल्व करते चलिए, आपको मिलेगा यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू 1/4 e की पावर 2x हो गया प्लस e की पावर माइनस 2x हो गया। और ये दोनों e की ऐड होंगे तो कैंसिल हो जाएगी पावर, माइनस x प्लस x जो पावर होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। वो क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको क्या होगी वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, हमें बच्चों इसको क्या करना है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट हम करें कैसे, इंटीग्रेट हम इसको करें कैसे, उसके लिए ये वैल्यू ला करके हमें यहाँ पर पुट करनी होगी, है ना। लाइए ये वैल्यू यहाँ पर पुट करिए और चेक करिए हमें मिलता क्या है। आइए देखिए, s इज इक्वल टू बच्चों हम क्या करेंगे, लिमिट हमारी क्या है यहाँ पर 0 से 1 है, ठीक है। √1 प्लस, ध्यान देना 1/4 है और अंदर में e की पावर 2x है प्लस e की पावर माइनस 2x है, माइनस में 2 है। आराम से सॉल्व करिएगा, आराम से आपको आंसर भी मिल जाएगा। s इज इक्वल टू लिमिट लगी है 0 to 1, यहाँ जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √4 प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और माइनस में 2 अपान में ये जो 2 है रूट के बाहर हो सकता है, नीचे वाला 4 है ना। तो s इज इक्वल टू एक काम करिए, 1/2 को बाहर लाइए, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो +2 बचेगा। तो इसको फाइनली आप चाहो तो 0 से 1 लेकर के फिर इसको बच्चों e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से होगा क्या, ऐसा लिखने से क्या होगा बच्चों, ऐसा लिखने से आपका जो है ये रूट के बाहर आ जाएगा। जब रूट के बाहर आएगा तो s इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 0 to 1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx हो गया, है ना। अब आप क्या करिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए।
ठीक है। e की पावर x जो है उसको आप क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। तो क्या मिलेगा आपको, s इज इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x आएगा, इसका माइनस e की पावर माइनस x आएगा। लिमिट 0 से 1 बच्चों क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। अब आपको क्या करना, फटाफट से केवल वैल्यू पुट कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो s इज इक्वल टू 1/2, अपर लिमिट जब पुट करोगे तो e आएगा, माइनस e की पावर -1 आएगा। उसके बाद माइनस में जब क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ -1, है ना। और यहाँ उसके बाद बात करोगे बाद में तो माइनस यहाँ ध्यान दीजिएगा, e की पावर 0 का मतलब 1 और माइनस e की पावर इसका मतलब भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये भाई साहब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली आपको क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा, है ना। और यहाँ e मिलेगा, माइनस e की पावर -1 को 1/e हम लोग लिख सकते हैं। चाहिए अगर आपको कंसेप्ट पता है देन आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आराम से इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस फार्मूला याद रखिएगा, बाकी इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बस अपना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मजबूत रखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, कई सारे बच्चे पूछेंगे कि सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल, मैथ्स में क्वेश्चन बड़े ही आते हैं, उसको आप कोई भी क्वेश्चन होगा बिना पेन उठाए आप नहीं कर पाएंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे। प्रैक्टिस किए हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आपका लक आपका साथ दे रहा है तो उस सिचुएशन में इजीली आप लोग क्वेश्चन को हो सकता है सॉल्व कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी बिंदु की स्थिति x इज इक्वल टू t² है और उसके बाद तथा y जो है, y इज इक्वल टू बच्चों स्थिति में जो दिया है वो 1/9 लिख रहा है, साथ ही साथ 6t + 9 होल टू द पावर 3/2 दिया हुआ है, द्वारा दी गई है, जहां t इज इक्वल टू 0 है और साथ ही साथ t इज इक्वल टू 4 है। t इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 4 है, यहाँ पर दिया हुआ है। तब पहुँचने में चली गई दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मतलब ये इक्वेशन दिया गया है कुल मिलाकर के, और ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच की जो चली गई दूरी है बच्चों वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करेंगे इस सिचुएशन के लिए, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन ए जो है वो 18 आ रहा है, ऑप्शन बी बच्चों 20 आ रहा है, ऑप्शन सी जो है वो 19 आ रहा है, ऑप्शन डी जो है वो 21 आ रहा है। कंसेप्ट समझो बस, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ऐसे ही आएगा ना। मतलब इस चैप्टर पे हम बहुत ज़्यादा टाइम देने की हमको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट पता है, लॉजिक पता है, कोई भी क्वेश्चन आएगा फटाफट से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आराम से। अब देखिए बात करिए कैसे करना है। एस जब आप निकालेंगे तो √dx/dt का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, dy/dt का बच्चों क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। बाद में इसी का आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, और लिमिट जो है यहाँ पर वही 0 से 4 मीन्स a to b, यही हमारा फार्मूला होता है। इसका मतलब बच्चों ये है कि हमें पहले dx/dt चाहिए, उसके बाद dy/dt चाहिए, फिर सारी वैल्यू ला करके हमें यहाँ पर पुट करना होगा और हमें सॉल्व करना होगा। आइए करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस चैप्टर की क्वेश्चन तो लेंदी होंगे भाई थोड़े से, हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं अगर आप सॉल्व किए रहेंगे उनका आंसर आपको पता रहेगा, तुरंत उठा के रख देंगे उस पर हम लोग। आइए x इज इक्वल टू t²/2 dx/dt फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ 2t/2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब dx/dt जो है वो कितना मिल गया, t। तो अगर हम dx/dt का होल स्क्वायर निकालेंगे, यार रहने दो यही, अभी बाद में स्क्वायर वगैरह कर लेंगे। dx/dt जो है हमें वो कितना मिल गया है, t मिल चुका है ना। अब अगेन बात करते हैं, देखिएगा अगेन
y इज इक्वल टू 1/9 कितना लिखा है बच्चों 6t प्लस 9 होल टू द पावर 3/2। इसको हमें क्या करना डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट करिए क्या मिलेगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/9 इंटू में 3/2 सामने आएगा और यहाँ पर 6t प्लस 9 होल टू दी पावर जो आप यहाँ पे 3/2 देख रहे हैं अब 3/2 माइनस 1 होगा। तो जब माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा जानते हो 2/2 मीन्स 1 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 6t प्लस 9 ही बचेगा, लेकिन आपको पता है कि इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है 6t प्लस 9 का। ओके ना, समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आराम से क्लियर हो रहा है? मुझे लग रहा है कुछ हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बचना चाहिए 1/2 बचना चाहिए। चलिए ठीक है, ये 1/2 बचेगा। सॉल्व करिए। dx बाई dt की बात करते हैं। अब देखो ये तो कट गया 3 त्रिक 9 1/6 यहाँ आ गया। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 6 बाहर लाइएगा। यहाँ 6t प्लस 9 की पावर 1/2 लगा है, इसको रूट में लगा सकते हैं, ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। तो dx बाई dt नहीं भाई dy बाई dt निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से बच्चों क्या मिल रहा है आपको dy बाई dt। अब dy बाई dt जो है वो रूट ओवर कितना मिलेगा 6t प्लस 9 मिलेगा। ये मेरा dy बाई क्या हो गया dt हो गया। dx बाई dt dy बाई dt दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर आराम से मिल चुकी है। अब सारी वैल्यूज़ हमें ला करके पुट करना है। अब हमें सारी वैल्यूज़ ला करके पुट करना है। एस इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लिमिट जाएगी 0 से 4 तक अंडर रूट dx बाई dt का होल स्क्वायर मीन्स t स्क्वायर हो गया। और dy बाई dt का होल स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। प्लस में बेटा यहाँ पर 6t बचेगा प्लस में 9 और यहाँ लिखा जाएगा dt। समझते चलिएगा। तो s इज इक्वल टू 0 to 4 लिमिट लगी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये t प्लस 3 का बच्चों होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये रूट के बाहर आ जाएगा तो s इज इक्वल टू 0 to 4 यहाँ t प्लस 3 हो गया और क्या हो गया dt हो गया, है ना। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा t स्क्वायर बाई 2 आएगा और प्लस में बच्चों 3t आएगा। लिमिट 0 से 4 लगी है। अपर लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट रखने से कोई मतलब नहीं है, सब 0 हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे 4 4 जा 16/2 8 आएगा और फिर 4 4 3 जा 12 आएगा माइनस में 0। फाइनली आपको कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। मीन्स इस क्वेश्चन में भी बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब ऐसे ही हैं, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। इसी बिहाफ पर, इसी कंसेप्ट के बिहाफ पर ही सारे क्वेश्चन बच्चों सॉल्व होने वाले हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं, इन पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से नोट करिए। देन मैं आपको और क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आइए फटाफट से बढ़िए हमारे साथ और देखिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मुझे चांस है। समाकलन विधि से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की परिधि पूछता है, कि परिधि पूछता है। परिधि मीन्स सरकमफ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन लिखिएगा और मैं इसको आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोलूँगा। अगर ये याद रहेगा तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसका ऑप्शन देखिए ए बी, मैं टाइप ट्रिक भी बताऊंगा, बी सी और डी। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन जो आ रहा है बच्चों वो 2 पाई आ रहा है, 2 पाई ए आ रहा है, 4 पाई ए आ रहा है, इसके बाद जो है ए स्क्वायर आ रहा है। याद रख लीजिएगा, मैंने आपको सर्कल पढ़ाया है। देखो यार, मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है। उस सिचुएशन में जो बच्चे क्लास लिए हैं आज उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लास नहीं लिए हैं तो उस सिचुएशन में आप क्लास ले सकते हैं। सर्कल का प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने कोई भी लेक्चर कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया, सब कुछ वैसे ही पढ़ा हुआ है। ये सर्कल, ये जो है बेटा ना, सर्कल का कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, ये सर्कल का कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो ए स्क्वायर है, इसमें जो ए होता है ये सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट करता है।
सर्कल की रेडियस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो यह एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर कहाँ होगा जानते हो, जिसका सेंटर कहाँ होगा, वर्जिन पर होगा। तो इसका फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, मैंने आपको पढ़ाया है। अब ये चीज जो है ये लेंथ ए होगी, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात को? तो हम लोग क्या करते हैं कि दो पॉइंट ले लेते हैं, एक x = 0 और एक दूसरा पॉइंट जो है बच्चों वो x = a ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट मिल जाती है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो y² = a² - x² हमें मिल जाता है। तो y √a² - a²। अब देखो y x का फंक्शन हो जाता है और हमें दो लिमिट मिल जाती है, 0 से कहाँ तक, a तक। तो हम इसकी चाप की लंबाई, एक जो फोर्थ पार्ट है इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो टोटल जो हमें परिधि निकालनी है, इसका जो सरकमफ्रेंस निकालना है, हो जाता है 4 × लिमिट लगेगी 0 से कहाँ तक, a तक। और क्या होगा यहाँ पर √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और dx करके बच्चों इसको सॉल्व कर लिया जाता है। y ये आपका दिया हुआ है, आपको डिफरेंशिएशन आता है, आप इंटीग्रेशन आता है, आप यहाँ पे लाके वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए तो बोल ही रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। ट्रिक याद रखिएगा, जैसे आपको क्या है, सर्कल का ध्यान दो, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, अगर आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं, तो समाकलन विधि लगाओ या कोई विधि लगाओ, क्या एग्जामिनर देख रहा है? क्या नहीं देख रहा है। और सिंपल सी बात है, देखो जब एग्जाम में आता, जब आपका उस तरीके से लिखित परीक्षा होती, तब तो आपको ये पूरी प्रोसेस करके दिखानी होती। लेकिन आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे बताइए? आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ बेस्ड आएंगे, तो आपने कैसे सॉल्व किया डजंट मैटर। तो इस सिचुएशन में चूंकि मैंने आपको बता दिया, सारा लॉजिक हटाइए, ये तो पुराना लॉजिक है, ऐसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं क्योंकि अभी दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है यार, ये सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = a²। रेडियस बोल दो मेरे भाई, इसकी रेडियस कितनी है? सर रेडियस तो अभी आपने बताया कि रेडियस a है, यही रेडियस को दिखाता है। तो रेडियस पता है तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला नहीं पता क्या आपको? परिधि का फार्मूला नहीं पता? वृत्त की परिधि क्या होता है? बच्चे को पता है कि 2πr होता है। तो 2πr, r मतलब a, तो आंसर कितना आना चाहिए? 2πa। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट। यहाँ आपकी ट्रिक काम करेगी, यहाँ आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इस तरह का एक क्वेश्चन आप में और दिया हुआ है, आइए समझिएगा, उसको भी फटाफट से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं जो MCQ में डायरेक्ट हो जाती हैं, जो लोग अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं और नहीं कर पाते हैं तो उतनी लंबी प्रोसेस करेंगे, वहाँ टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन वृत्त दे रहा है, x² + y² = 16 दे रहा है। अब कह रहे हैं समाकलन विधि द्वारा इसकी परिधि बताओ। तो जब एग्जाम में आएगा तो पहली चीज़ तो टीचर अगर पूछ सकते हैं। क्यों पूछ? क्योंकि पता है ना कि बच्चों के दिमाग में वो चीज़ चल रही है समाकलन वाली, और हमने समाकलन अगर वहाँ पर लिख दिया तो बच्चा कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो समझ रहे हो हमारी बात को ना? लेकिन जिन्होंने लेक्चर देखा है उनके माइंड में ये बात सेट रहेगी कि सर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका आंसर बताओ यार, ऑप्शन दे या ना दे, क्या मतलब है? x² + y² = इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो रेडियस होगी वो कितनी आएगी? 4 आएगी। तो क्या होगा? 2πr होगा। तो 2πr का मतलब 4, इसका मतलब 8π जो होगा इसका आंसर होगा। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का जो लॉजिक है, जो इसका कंसेप्ट है, वो भी मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है उसके बाहर से, उसके अलग लॉजिक से इसमें से कोई क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है। तो सफलता सीरीज के अंदर आज ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, इसके अलावा आप एक क्वेश्चन बुक में है, लिख लीजिएगा चाहे तो। y = y² = x³ दिया हुआ है और दो लिमिट दी गई है, x = 0 और x = 5/9। इससे चाप की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ। पहला ऑप्शन आप 5 लिखिए, दूसरा ऑप्शन आप 7 लिख दीजिए, तीसरा ऑप्शन आप लिख दीजिए जो है 19/27 लिख दीजिए, और एक डी ऑप्शन 1/27 लिख दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको तो पूरी प्रोसेस से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा। इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है।
लेकिन यह है कि मैंने जिस तरीके से आपको बता दिया है, आपको ज़्यादा इस पे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन पे जितना टाइम देने की ज़रूरत थी मैंने दिया है। अब इसके अलावा इसमें एमसीक्यू आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, बस जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, उसको दिमाग में फिट कर लीजिए, फार्मूला भी याद रख लीजिए। कई सारे क्वेश्चन तो केवल डायरेक्ट फार्मूले ही आप लोगों से पूछे जाएंगे, नहीं तो आप एग्जाम दे के आएंगे तो मुझे बताएंगे, कई सारे फार्मूले आप लोगों से वहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला पता हो और एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब अगला लेक्चर जो कल होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें समाकलन द्वारा क्षेत्रफल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समाकलन द्वारा क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूले बेसिक्स होते हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उनको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो उसका लेक्चर जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसको भी जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, जिससे हमारी स्पीड बरकरार रहे और हम अच्छे से पढ़ सकें। बात समझ में आ रही है? अगर आज के इस लेक्चर को आप लोग कंप्लीट देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है, आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप और ज़्यादा लेक्चर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सफलता सीरीज भी चलती रहे, मीन्स एमसीक्यू भी मैं आपको पढ़ाता रहूं, बाकी जो एक दो चैप्टर पढ़े हैं उनकी थ्योरेटिकल पोर्शन उनको डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा, इस लेक्चर को आपने शेयर किया, मुझे लगा कि हमारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो मैं 2 लेक्चर आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूँगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।